एंड बिग वेलकम टू रेहान्स बायोलॉजी। मैं हूं रेहान खान। स्वागत है आप सबका। नीट एस्पिरेंट्स के लिए जो बायोलॉजी एमसीक्यूज़ की हमने सीरीज़ शुरू की है, उसमें आज अगला वीडियो आपके लिए बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में है। बायोमॉलिक्यूल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है 11 के बायोलॉजी सिलेबस का। उससे रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच इज़ इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमारे लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत या अंततः स्रोत क्या है? हम लोग किस पर डिपेंड हैं फॉर आवर एनर्जी? अपनी एनर्जी सप्लाई के लिए हम जिस पर डिपेंड हैं वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज जो है वो एक तरह का मोनोसेकेराइड है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। और ग्रीन प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसका अल्टीमेट प्रोडक्ट जो है, अंतिम उत्पाद नॉर्मली ग्लूकोज होता है। आगे चलकर वो स्टार्च या ग्लाइकोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लेकिन जो फोटोसिंथेसिस का मेन प्रोडक्ट है वो ग्लूकोज है। और वो हम लोगों के लिए भी एक तरह से फूड का सोर्स है, एनर्जी का सोर्स है। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे लिए ग्लूकोज है। तो बी ऑप्शन आपके लिए सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड एंड कंपोज्ड ऑफ। डाइसैकेराइड ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं जिनमें 2 शुगर यूनिट शामिल होती हैं, यानी कि उनकी संरचना में 2 शर्करा इकाइयाँ होती हैं। तो लैक्टोज एक डाइसैकेराइड है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और जो उसकी संरचना है उसमें जो 2 शुगर यूनिट शामिल हैं वो होती हैं गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। तो सी ऑप्शन सही है। लैक्टोज के एक मॉलिक्यूल में एक गैलेक्टोज का और एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होगा, यानी कि एक गैलेक्टोज शुगर और एक ग्लूकोज शुगर, इन दोनों से मिलकर एक लैक्टोज का मॉलिक्यूल बनेगा और इसी वजह से वो एक डाइसैकेराइड है। उसको नॉर्मली मिल्क शुगर कहते हैं। जो मिल्क में नेचुरली पाई जाने वाली शुगर है वो लैक्टोज होती है। तो सी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर सही है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। विच इज हेट्रोपॉलीसैकेराइड इन फॉलोइंग। जो नीचे नाम दिए गए हैं आपको ऑप्शंस में, इनमें एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। याद रखिएगा, जो पॉलीसैकेराइड है वो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें 2 से 10 या उससे ज़्यादा जो है वो जिनमें 10 से ज़्यादा या कम से कम 10 शुगर यूनिट्स होती हैं। तो वो पॉलीसैकेराइड जो हैं अगर सेम टाइप की शुगर यूनिट से मिलकर बनी हैं तो वो होमोपॉलीसैकेराइड कहलाती हैं, और अगर वो डिफरेंट शुगर यूनिट से मिलकर बनी हैं तो वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहलाएंगी। तो वो पॉलीसैकेराइड जिनमें डिफरेंट शुगर कंपोनेंट्स होते हैं वो हेट्रोपॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, और इनमें से एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है, बाकी 3 जो हैं वो होमोपॉलीसैकेराइड हैं। एक्चुअली ग्लाइकोजन, स्टार्च और सेलुलोज जो हैं ये तीनों होमोपॉलीसैकेराइड हैं, ये ग्लूकोज के पॉलीसैकेराइड्स हैं, और जो काइटिन है वो एक हेट्रोपॉलीसैकेराइड है। तो डी ऑप्शन यहां पर सही है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स लिपिड which function as receptor of virus particle on cell membrane surface। जो नीचे आपको नाम दिए हैं इनमें एक ऐसा कंपाउंड लिपिड या एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन सरफेस पर पाया जाता है, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पर पाया जाता है, और वो अक्सर वायरस पार्टिकल्स के लिए रिसेप्टर का काम करता है, यानी कि वायरस पार्टिकल जो है उसको आइडेंटिफाई करके सेल सरफेस पर अटैच्ड होते हैं तो वो उनके लिए एक तरह का सिग्नल प्रोड्यूस करता है और उनके लिए रिसेप्टर का काम करता है। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें गैंग्लियोसाइट्स, डी ऑप्शन जो है ये सही है। ये एक ऐसा कंपाउंड लिपिड या कॉम्प्लेक्स लिपिड है जो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस पर रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो डी ऑप्शन आपके लिए सही है। अगला 5th क्वेश्चन देखते हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड कॉल्ड। जो फैटी एसिड्स हैं उनका ऑक्सीडेशन जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, और आगे चलकर एक बहुत लंबी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें पेरोक्सिसोम भी पार्टिसिपेट करता है। तो जो ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड की जो प्रोसेस है उसको नॉर्मली कहते हैं कीटोजेनेसिस।
कीटोजेनेसिस, बी ऑप्शन सही है आपके लिए। और अगर ये प्रोसेस नहीं हो पाती है या इनकम्प्लीट रहती है तो कीटोन बॉडीज़ बनती हैं किसी भी व्यक्ति के शरीर में, और अक्सर जो डायबिटीज़ रोग से ग्रस्त होते हैं मरीज़, उनके शरीर में कीटोन बॉडीज़ बहुत पाई जाती हैं। अगला 6 क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड फॉर ह्यूमन बींग्स। जो अमीनो एसिड हमारे शरीर में नहीं बनते हैं वो हमें अपने भोजन के साथ प्राप्त होने ज़रूरी हैं, और ऐसे अमीनो एसिड्स को एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। जो हमारे शरीर में बनते हैं उनकी हमें अपने भोजन में लेने की ज़रूरत नहीं रहती है, तो उनको नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा अमीनो एसिड है जो शरीर में बनता तो है लेकिन बहुत स्लो रेट से बनता है, उसका जो बनने की, जो उसके निर्माण की क्रिया है बहुत धीमे धीमे होती है, तो वो हमारी शरीर में जो उसकी ज़रूरत है उसको पूरा नहीं कर पाता है, बहुत तेज़ी से होती तो है ज़रूरत पूरी लेकिन बहुत धीमे धीमे, तो इसलिए उसको भोजन में लेना तब भी ज़रूरी रहता है जबकि वो हमारे शरीर में भी बनता है। ऐसे अमीनो एसिड्स को सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहते हैं। और जो आपके लिए ऑप्शन यहाँ पर सही है वो है हिस्टिडीन, ए ऑप्शन सही है। ये एक ऐसा अमीनो एसिड है जो हमारे शरीर में बहुत स्लो रेट से बनता है, तो इसका भोजन में लेना भी ज़रूरी है और ये शरीर में भी बनता है, तो इसलिए इसको सेमी एसेंशियल कैटेगरी में रखा गया है। नाम याद रखिएगा, हिस्टिडीन। अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। 7th क्वेश्चन देखते हैं, कंपोनेंट प्रोटीन ऑफ सिल्क फाइबर। एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। जो सिल्क फाइबर है, जो सिल्क वर्म का नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, उसकी स्लेवरी ग्लैंड से स्लाइवा के रूप में निर्मित होते हैं, तो वो एक तरह के प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। उनका मुख्य घटक एक तरह का प्रोटीन है, और आपके लिए यहाँ पर सही ऑप्शन सी है, फाइब्रोइन। तो ये फाइब्रोइन जो है वो एक तरह का कंपोनेंट प्रोटीन है, एक तरह का प्रोटीन है जो सिल्क फाइबर का, रेशम के धागे का मुख्य घटक होता है। तो नाम याद रखिएगा, फाइब्रोइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8th, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? जो ऑप्शन आपको दिए हैं काफ़ी सारे इसमें से नाम आपने सुने हुए हैं, और जो आपके लिए सही ऑप्शन है शायद वो आपने सुना है लेकिन प्रोटीन के तौर पे नहीं सुना है। डी ऑप्शन सही है, रुबिस्को, राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। ये एक्चुअली एक एंजाइम है, और ये एंजाइम जो है वो C3 साइकिल में, डार्क रिएक्शन की C3 साइकिल में पार्टिसिपेट करता है, और हर ग्रीन प्लांट सेल में बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये एक्चुअली एक एंजाइम है, लेकिन एंजाइम आपको पता है एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं, तो ये केमिकली एक प्रोटीन है जो एंजाइम की तरह फंक्शन करता है, और इससे ज़्यादा मात्रा में पूरी दुनिया में कोई और दूसरा प्रोटीन नहीं पाया जाता है। तो ये सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला प्रोटीन है पृथ्वी पर, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन अर्थ। रुबिस्को राइबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज उसका पूरा नाम है, तो ये डी ऑप्शन है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th, अल्केप्टोन्यूरिया इज अ मेटाबॉलिक डिजीज एसोसिएटेड विद मेटाबॉलिज्म ऑफ अमीनो एसिड। अल्केप्टोन्यूरिया एक तरह का जेनेटिकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, और ये इसलिए जो जिस व्यक्ति के शरीर में होता है वो एक अमीनो एसिड के मेटाबॉलिज्म ना हो पाने के कारण होता है, और वो अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म ना हो पाना जो है वो एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसके कारण जो व्यक्ति इससे ग्रस्त है उसके शरीर में होमोजेनेटिक एसिड जो है वो पूरी तरह से समाप्त नहीं हो पाता है, और उसकी अधिकता जो है वो जब ज़्यादा हो जाती है, अधिकता उसकी बढ़ जाती है, तो वो व्यक्ति के यूरिन में, मूत्र के साथ शरीर से बाहर निकलता है, और ऐसे व्यक्ति का जो यूरिन है, मूत्र है, वो शरीर से बाहर निकलने के बाद जब हवा के संपर्क में आता है तो कुछ देर बाद ऑक्सीडाइज्ड होकर काले रंग का पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक उसका स्पष्ट लक्षण है कि अगर किसी व्यक्ति का यूरिन जो है, मूत्र जो है, हवा के संपर्क में रहने के बाद काला पड़ जाता है तो उसको अल्केप्टोन्यूरिया नाम का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर क्यों होता है? क्योंकि उस व्यक्ति के शरीर में
टायरोसिन अमीनो एसिड का मेटाबॉलिज्म जो है वो एबनॉर्मल हो गया है, इसका जो अपघटन है वो पूरी तरह से नहीं हो पा रहा है और उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो डिस्टर्ब हो गया है, उसके कारण ये रोग होता है। तो आप याद रखिएगा, अल्केप्टोन्यूरिया नाम का जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जो रोग है, वो टायरोसिन अमीनो एसिड से संबंधित है। 10 क्वेश्चन देखते हैं। क्रेब्स साइकिल, उसको TCA साइकिल भी कहते हैं, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, is final pathway for the oxidation of carbohydrates etc. Which vitamin never take part in Krebs cycle as coenzyme? ये जो Krebs साइकिल है, जिसको TCA साइकिल भी कहते हैं या कभी कभी सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स तीनों के लिए एक पाथवे है, एक मेटाबॉलिक पाथवे है उनके ऑक्सीडेशन के लिए। और इसमें एक सीक्वेंस में बहुत सारे एसिड्स बनते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स उन रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं। काफ़ी सारे विटामिन्स हैं जो कोएंजाइम की तरह बिहेव करते हैं और जो इस क्रेब्स साइकिल की क्रिया में भाग लेते हैं। तो यहाँ पर जो आपको ऑप्शन दिए हैं उसमें एक विटामिन ऐसा है जो क्रेब्स साइकिल में कभी भाग नहीं लेता है कोएंजाइम के रूप में, बाकी 3 जो हैं वो भाग लेते हैं। यहाँ पर जो आपको ऑप्शन है डी, विटामिन के, ये सही ऑप्शन है। विटामिन के जो है वो कभी भी कोएंजाइम की तरह बिहेव नहीं करता है क्रेब्स साइकिल में। बाकी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप के बहुत सारे विटामिन, जिसमें B1 शामिल है, जिसमें B2 शामिल है, B3 शामिल है, ये सब कोएंजाइम की तरह बिहेव करते हैं क्रेब्स साइकिल में। मीन्स चाहे राइबोफ्लेविन हो, चाहे नियासिन हो, चाहे पेंटोथेनिक एसिड हो, ये सब कोएंजाइम की तरह काम करते हैं क्रेब्स साइकिल में। लेकिन विटामिन के जो है वो क्रेब्स साइकिल का कोएंजाइम ए नहीं है या कोएंजाइम नहीं है। तो ये आपके लिए बायोमॉलिक्यूल वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस थे। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जो आपको ये दिए गए हैं क्वेश्चंस यहाँ पर बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड, उसके अलावा भी काफ़ी कुछ और टॉपिक हैं बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड जिनके बारे में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो एक और वीडियो हम करेंगे जिसमें हम बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड कुछ और MCQs को डिस्कस करेंगे। आप पिछले वीडियोस को भी प्लीज़ देखिए प्लेलिस्ट में जाकर, जो सेल बायोलॉजी के बारे में थे, और 2 पार्ट में वो वीडियोस था जिसमें कि हमने कुछ MCQs को डिस्कस किया था सेल बायोलॉजी के बारे में। और पिछले वीडियो में भी आपसे कहा था क्लास 11 से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके MCQs की ख़ास तौर से आप प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा पार्ट है नीट बायोलॉजी पेपर में। मोर देन 55% क्वेश्चन जो नीट बायोलॉजी के पेपर में हैं वो 11th क्लास के सिलेबस से पूछे जाते हैं। तो उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उनसे रिलेटेड MCQs की ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए जो क्लास 11 के सिलेबस में शामिल हैं। सेल बायोलॉजी भी उसमें शामिल है, ये बायोमॉलिक्यूल भी उसमें शामिल है, और आगे हम फिजियोलॉजी से रिलेटेड और मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे MCQs की फॉर्म में, वो भी क्लास 11 से रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए रेहान्स बायोलॉजी को, जुड़े रहिए, देखते रहिए और पढ़ते रहिए।